So hello guys, this is Avan. In last lecture, we studied about saliva, composition of saliva, salivary glands, gastric glands, and about gastric juice and many other things. Today, we are going to study about role of HCl, gastric juice, इसमें एडल्ट में और इन्फेंट में कितना होता है, मतलब क्या क्या उसके कंपोजिशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो एंजाइम से कौन से केमिकल्स हैं जो होते हैं आपके गैस्ट्रिक जूस में, एडल्ट में और इन्फेंट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या कहाँ पर होता है, मतलब इसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन जो है वो क्या है पेनक्रियाज की, वो पढ़ेंगे। पेनक्रियाज होती कौन सी ग्लैंड है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग HCl से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सी सेल्स आपकी रिलीज करती थी, याद है कुछ? मैं बता देता हूँ, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जो कि दो तरह के रिलीज करती थी, एक है HCl, दूसरा है CIF। HCl रिलीज करती थी, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल क्या क्या रिलीज करती थी, एक है HCl, दूसरा क्या है CIF कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, ये रिलीज करती थी। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम क्या था, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था। ठीक है, इतना था। अब हमको क्या पढ़ना है, पहले आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ HCl हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पेनक्रियाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगी रोल ऑफ HCl। रोल ऑफ HCl। ठीक है, HCl करता क्या क्या है ये जानना जरूरी है पहले। HCl आपके स्टमक को एसिडिक करता है, एसिडिक इन द सेंस 1.8 के आसपास का जो pH होता है वो बनाता है। ठीक, HCl आपका और क्या करता है, किल मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के जो पैथोजेंस होते हैं, बाहर से बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं, उनको खत्म करने का काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने का काम करता है। फेरिक फेरस इन द सेंस Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? हमारा HCl जो होता है। ठीक है, अगर कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, फेरिस से फेरिक से फेरस में कन्वर्जन नहीं होगा तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि कन्वर्जन हुआ क्यों, इसका काम क्या था। काम ये है इसका कि हीमोग्लोबिन जो होता है आपकी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर RBC रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसमें जो आपकी हीमोग्लोबिन होती हैं, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विच ऐसे Fe2+ आयन, है ना, ये चीजें करता है आपकी। तो आइए पहले इसको लिख भी देते हैं हम लोग। नोट्स जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि हर चीजें दिमाग में आपके रह नहीं जाती हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप जितना पढ़ें वो आपके माइंड में उस टाइम भी हो जिस टाइम आप उसको सोच रहे हो, उसके लिए होते हैं नोट्स। आप जब चाहें तो रिवाइज कर सकें उस चीज को, है ना। लिख देते हैं पहले, HCl makes stomach pH acidic 1.8 के आसपास का इसका pH होता है। Kill most of the pathogens of our body, kill most of the pathogens of our body। ठीक, अब HCl
convert Fe3+2 Fe2 plus LCH HCl। ओके, काम क्या होता है इसका? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर लैक ऑफ HCl हो गया, मतलब HCl की कमी हो गई, तो उससे क्या होगा? लैक ऑफ HCl, इससे आपका होगा Fe2 प्लस डेफिशिएंसी एनीमिया, Fe2 प्लस डेफिशिएंसी एनीमिया और माइक्रोसिटिक एनीमिया। और माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। ये चीजें हैं आपकी HCl के बारे में कि HCl का काम क्या होता है, करता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। HCl एसिड है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एसिड बुरा ही हो, ठीक है, वही बात आ जाती है। तो ये आपका काफी काम करता है। जैसे मैंने बताया कि आपके पीएच को, स्टमक को एसिडिक करने का काम करता है, जो पीएच होते हैं उनको मेंटेन करने का भी काम करता है ये। और पैथोजन जो आपकी बॉडी में बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, इन सबको खत्म करने का काम करता है। और Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्जन का भी काम करता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है, मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, है ना। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब तक आपकी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तब तक आपकी रेड ब्लड सेल्स का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, है ना, और आपकी बॉडी फिर काम लायक ही नहीं रहेगी। तो HCl बहुत हेल्प करता है। आज पता चला होगा आपको कि HCl का काम क्या क्या होता है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन। अगली हेडिंग है गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन बिटवीन एडल्ट एंड इन्फेंट, है ना। पहले यहाँ लिखते हैं एडल्ट का और इधर है इन्फेंट का। इन्फेंट इन द सेंस 1 से लेकर के 4 साल तक के बच्चे। एडल्ट में, एडल्ट तो पता ही आपको। यहाँ पे अब लिखते हैं डिफरेंस क्या है, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। एडल्ट और इन्फेंट वाले में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक एंजाइम का है, वो है प्रोरेनिन का। प्रोरेनिन इन्फेंट में होता है, एडल्ट्स में नहीं होता। प्रोरेनिन का काम क्या होता है? प्रोरेनिन का काम ये है कि वो मिल्क को, जो मिल्क प्रोटीन होता है, उनको डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो कि जितना ज़्यादा मिल्क इन्फेंट चाइल्ड जो होगा वो डाइजेस्ट कर पाएगा, उतना हम एडल्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में जो प्रोरेनिन होता है इनएक्टिव फेज में होता है, या फिर समझिए नहीं होता। जितना ज़्यादा उनके चाइल्ड इन्फेंट जो होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है मिल्क को डाइजेस्ट करने की, उतना हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रोरेनिन जो एंजाइम है वो नहीं होता है, ठीक। और एडल्ट्स में और बाकी सारी चीज़ें सेम है, जितने भी कंपोजिशन है। HCl हो गया, पेप्सिनोजन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है, सारी चीज़ें आपके इन्फेंट में भी होती हैं, एडल्ट फेज में भी होती हैं, ठीक है, दोनों में है। ऐसा नहीं है कि इन्फेंट में कुछ और है या फिर आपके एडल्ट में कुछ और है। डिफरेंस सिर्फ एक एंजाइम का है, वो है प्रोरेनिन का, है ना। मैं लिख देता हूँ वो चीज़। HCl, यह पेप्सिनोजन, HCl पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, यहाँ पे HCl पेप्सिनोजन और क्या है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, और यहाँ भी गैस्ट्रिक
लाइपेज। नोट कर लीजिए सर। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेनक्रियास पर। पेनक्रियास में क्या होता है? पेनक्रियास आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन इन द सेंस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों ग्लैंड्स इसमें होती हैं। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट होती हैं। डक्ट यानी समझ लीजिए आप पाइप्स के थ्रू वो अपना जो मटेरियल होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में जाके सिक्रीट करता है, वो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और आपकी जो पेनक्रियाज है वो हेट्रोक्राइन है, मतलब उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। ठीक। अब और इसमें आपकी दो तरह की डक्ट होती हैं, पहले डक्ट बता देता हूँ। एक है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस और दूसरी है डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक। आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस का काम क्या होता है? हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। 1% जितना भी पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है उसमें से 1% रोल होता है, ओनली 1% सिक्रीशन ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक जूस। ये हो गया। आपकी डक्ट ऑफ मिल्सन क्या होती है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। डक्ट ऑफ मिल्सन मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है जिसकी यूनिट एसिनी होती है, ACINI एसिनी है, उसमें पूरा सिक्रीशन जो होता है आपके डक्ट ऑफ विल्सन के ही थ्रू होता है, जिसे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं। मैं फिगर के थ्रू भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। 99% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने का काम हमारी जो डक्ट ऑफ विल्सन है जिसे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, काम होता है। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या होती है? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी रिलीज करती है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, रिलीज NaHCO3 एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड, जो क्या करता है? मेंटेन पीएच को मेंटेन करने का काम करता है ड्यूडेनम के हमारे। ड्यूडेनम कहाँ का पार्ट है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया हमें। पेनक्रियाज आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आपको। ठीक है। एक्सोक्राइन आपका होता है जिसमें डक्ट होती हैं। एंडोक्राइन होता है जिसमें डक्ट नहीं होती हैं, जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं। हेट्रोक्राइन होता है जिसमें आपका हार्मोन और डक्ट दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है। अब पेनक्रियाज आपका हेट्रोक्राइन वाला पार्ट होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज आपकी। ठीक। पेनक्रियाज में आपकी मेन दो डक्ट होती हैं, एक होती है डक्ट ऑफ विल्सन और दूसरी आपकी होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है। डक्ट ऑफ विल्सन जो होती है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, और ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड रिलीज करती है, जो कि ड्यूडेनम के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। और जो आपकी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी होती है उसका काम क्या होता है? वो आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने का काम करती है। पैनक्रियाटिक जूस आपका 1.2 लीटर पर डे रिलीज होता है, जिसका पीएच 7.8 होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? थोड़ा लिख लेते हैं, इसके बाद लिखते लिखते मैं समझाता भी जाऊंगा आपको। पैनक्रियास, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है आपकी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक। इसमें दो तरह की आपकी डक्ट होती है, एक है डक्ट ऑफ विल्सन, दूसरा है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ विल्सन एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। रिलीज क्या करता है? ये एल्कलाइन
NaHCO3 containing NaHCO3 containing alkaline watery fluid. काम क्या होता है? मेंटेन pH ऑफ ड्यूडेनम, ठीक, मेंटेन करता है आपके ड्यूडेनम के pH को। इसके बाद हम लोग आते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी वाले पार्ट पर, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ऑल्सो मेक्स हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, इतना हो गया। अब आपका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस दूसरे में लिखते हैं, उसको रेस करके पहले इतना क्लियर हो गया होगा आपको जितना मैंने अभी बताया। मैं जब लीवर का फिगर अभी बताऊंगा आपको, अभी नहीं, अगले लेक्चर में जब लीवर का फिगर बताऊंगा तब आपको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, वो भी दिखाऊंगा। तो आपकी बाइल डक्ट होती है और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। इस डक्ट को हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हेपेटो जो होता है, हेपेटो लीवर को बोलते हैं, हेपार, ठीक है, क्रोनोलॉजी होती है वो। धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे, जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा। तो आपकी जो बाइल डक्ट वाला पार्ट होता है, ये है बाइल डक्ट वाला पार्ट, और यहाँ से आती है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, तो दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे आपका हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्लियर हो गई होगी आपको। पैनक्रियाज में ग्लैंड पर आते हैं पहले, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन वाला पार्ट और एंडोक्राइन वाला पार्ट। एक्सोक्राइन का डक्ट होती है जिसमें एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज आपका हेटेरोक्राइन है। हेटेरोक्राइन इन द सेंस वो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। रिलीज एंडोक्राइन पार्ट क्या है? रिलीज हार्मोन 1% ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। क्या होता है? 99% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक जूस। इतना क्लियर हो गया होगा ये चीजें आपको। ये 99% रिलीज करती है आपकी जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है। एंडोक्राइन वाला पार्ट 1% पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। यूनिट क्या होती है एक्सोक्राइन की? एसिनी, एसिनी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ पीएच। रिलीज मतलब पूरा जो पैनक्रियाटिक जूस है कितना रिलीज होता है? रिलीज 1.2 लीटर पर डे। पीएच कितना होता है? 7.8 होता है पैनक्रियाटिक जूस का पीएच। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, पैनक्रियाटिक जूस होता क्या है, मतलब इसमें कंपोजिशन क्या होता है, काम क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम इन द सेंस हर चीज को डाइजेशन करने की कैपेसिटी होती है। मतलब जितने भी तरह आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें होते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मतलब जितने भी तरह के एंजाइम्स होते हैं वो आपके पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस को
कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं, वो भी चीज मैं लिख देता हूँ। पैनक्रियाटिक जूस is a complete digestive enzyme, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक, अब इसको इरेज करते हैं। लिख देता हूँ कि क्या क्या डाइजेस्ट कर सकता है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारी चीजें हैं आपके पैंक्रियाज में। अब इसके बाद एक फिगर आता है जिसमें आपकी अल्फा, बीटा और गामा ग्लैंड होती हैं, 3 तरह की, ठीक है। वो भी बनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। पैंक्रियाज के अंदर का ही फिगर है ये। ये है आपकी अल्फा ग्लैंड, ये है आपकी बीटा ग्लैंड, और ये लास्ट वाली है आपकी, ये हेड वाली, ये है गामा ग्लैंड, ग्लैंड्स, ठीक। अल्फा ग्लैंड का काम क्या होता है? रिलीज ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन करता क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, द हेल्प ऑफ प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और जो आपकी बीटा ग्लैंड्स होती हैं, करती क्या है? इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज में, वो रिलीज करने का काम करती है। गामा ग्लैंड का काम क्या होता है? गामा ग्लैंड आपके अल्फा और बीटा, इन दोनों ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करती हैं, कि कितना ज्यादा सिक्रीट होगा, कितना कम सिक्रीट होगा। आपके अगर अल्फा ग्लैंड से कमी हो जाए तो इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, और बीटा ग्लैंड से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। रिलीज ग्लूकागोन हार्मोन करता क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। बीटा ग्लैंड क्या करती है आपकी? सोमैटोस्टैटिन, नहीं सॉरी, इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन
इंसुलिन को रिलीज करने का काम करती है। दूसरा क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। गामा ग्लैंड secrete somatostatin, inhibit secretion of alpha बीटा ग्लैंड, अल्फा एंड बीटा ग्लैंड। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद हम लोग आएंगे अगले लेक्चर में लीवर वाले पार्ट पर। थोड़ा बहुत मैं लीवर का ओवरव्यू दे देता हूँ। है क्या, लीवर आपकी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। वेट एक एडल्ट में 1.5 kg के आसपास का होता है। लीवर में आपके हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट होती है। दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एम्पुल ऑफ वेटर भी आपके लीवर के ही पार्ट में होता है। राइट पार्ट जो होता है आपके लीवर का बड़ा होता है और लेफ्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल होता है। लीवर के जो यूनिट्स होती हैं उनको लोब्यूल्स बोलते हैं। लीवर की कवरिंग जो होती है उसे ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग कल के लेक्चर में पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब तक के लिए जितना पढ़ाया जा रहा है उसे आप लोग रिवाइज करते रहिए। रिवाइज जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाएगी और आपको अच्छे से याद रहेगी। आप जब चाहेंगे तब आपको याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं चीज़ें तो आप भूल जाएंगे, वो चीज़ें नहीं याद रह जाती हैं उतनी। जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो पढ़ेंगे वो अच्छा होगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे वो आपका उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, वो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।